नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है प्रेमिका के लिए जुर्म का जाल। घटना 31 जनवरी 2019 की है। सुबह के यही कोई 11 बज रहे थे। महानगर मुंबई के उपनगर माहिम धारावी के जसीम मिल रोड पर स्थित एक डायमंड अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट के लोगों में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर रहने वाले महराज हुसैन ने 10वीं मंजिल से एक फ्लैट से उठते हुए धुएं के बारे में लोगों को बताया। आग पूरी इमारत में ना फैल जाए इसलिए उसने यह जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस कंट्रोल रूम में दे दी। यह इलाका थाना शाहूनगर क्षेत्र में आता है, इसलिए खबर मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना शाहूनगर थाने को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुभाष सूर्यवंशी, इंस्पेक्टर मंदार लाड, हनुमान बेताल, सहायक इंस्पेक्टर विशाल अरोस्कर, एसआई तुकाराम दिदे, वसीम शेख, कांस्टेबल जग्म को साथ लेकर डायमंड अपार्टमेंट की ओर रवाना हो गए। पुलिस टीम के वहां पहुंचने के पहले ही वहां काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल वहां पहुंचकर आग पर काबू पा चुकी थी। पता चला कि आग 10वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 1010 में लगी थी। थाना प्रभारी सुभाष सूर्यवंशी अपनी टीम के साथ लिफ्ट से सीधा फ्लैट नंबर 1010 में पहुंचे तो फ्लैट के अंदर एक स्थिति देखकर स्तब्ध रह गए। वहां किचन में एक महिला तहसीन और एक 3 साल की बच्ची आलिया जली हुई अवस्था में पड़ी थी। शव और उसके आसपास काफ़ी मात्रा में खाने वाला तेल फैला था। बेडरूम में बैठा एक व्यक्ति अपनी छाती पीट पीट कर रो रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि वह मृतक तहसीन का पति इलियास सैयद है। पुलिस टीम ने जब मृतक महिला और बच्ची के शव का निरीक्षण किया तो पाया कि पहले किसी तेज धारदार हथियार से उसका गला काटा गया था। फिर उनके शरीर पर खाने वाला तेल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की थी। यह स्पष्ट तौर पर हत्या की तरफ इशारा कर रहा था। मामला काफ़ी संदिग्ध था। थाना प्रभारी और उनकी टीम अभी घटनास्थल की जांच पड़ताल और लोगों से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी डीसीपी विक्रम देशमाने, एसीपी अजीनाथ सातपुते मौका वारदात पर आ गए थे। उनके साथ ही फोरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पहुंच गई। उन्होंने घटनास्थल और दोनों शवों का बारीकी से मुआयना किया। फोरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम का काम खत्म होने के बाद थाना प्रभारी ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए माटुंगा सायन अस्पताल भिजवा दिया। फिर थाने लौटकर उन्होंने मृतक तहसीन के पति इलियास सैयद के बयान के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। इलियास सैयद ने अपने बयान में बताया कि पिछले 6 महीने से पत्नी तहसीन के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं था। कुछ फरमाइशें पूरी ना होने के कारण वह तनाव में रहती थी, जिसकी वजह से उसने बेटी आलिया के साथ आत्महत्या कर ली। इलियास ने पुलिस को आत्महत्या करने से पहले उसे भेजा गया व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाया। उसने कहा कि जिस समय उसकी पत्नी का आत्महत्या मैसेज उसके मोबाइल पर आया था उस समय वह अपनी दुकान पर था। जब तक वह दुकान बंद कर घर पहुंचता तब तक उसका संसार उजड़ चुका था। उसकी बड़ी बेटी साइना इसलिए बच गई क्योंकि उस समय वह अपने स्कूल गई हुई थी। जहां एक तरफ उसकी पत्नी तहसीन का मैसेज आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक प्रश्न भी खड़ा हो रहा था। वो यह कि अगर मान लिया जाए कि तहसीन ने बेटी के साथ अपना गला काटकर आत्महत्या की कोशिश की थी, तो फिर उन दोनों के ऊपर तेल कहाँ से आया? वहाँ आग किसने लगाई? ये बातें एक दूसरे के विपरीत थी, जिससे किसी गहरी साजिश की गंध आ रही थी। इस साजिश पर थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ गंभीरता से विचार किया। फिर मामले की तफ्तीश इंस्पेक्टर मंदार लाड को सौंप दी। इंस्पेक्टर मंदार लाड ने अपनी तफ्तीश शुरू करने से पहले मृत तहसीन और आलिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया, जिससे यह साफ हो गया था कि मामला आत्महत्या का नहीं, हत्या का है। इस हत्या का रहस्य क्या था, इसका पर्दाफाश करने के लिए मंदार लाड ने अपनी टीम के साथ पुनः घटनास्थल का निरीक्षण किया।
मंदार लाड ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। जब उन्होंने इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को ध्यान से देखा तो उनकी नज़र एक संदिग्ध बुर्काधारी महिला पर जाकर ठहर गई, जो इमारत की लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से आ रही थी। वह इलियास सैयद के फ्लैट तक गई थी, जबकि इमारत के अंदर दो लिफ्ट लगी हुई थी। पुलिस हैरान थी कि वह महिला लिफ्ट के बजाय 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से क्यों गई। आखिर वह बुर्काधारी कौन थी और उस समय वह इस फ्लैट में क्या करने आई थी। पुलिस टीम ने वह फुटेज इमारत में रहने वाले लोगों को दिखाई तो उन्होंने संदेह उसी इमारत की रहने वाली आफरीन बानो पर जाहिर की, जो अक्सर इलियास सैयद के साथ देखी जाती थी। इलियास सैयद पहले से ही पुलिस के शक के दायरे में था। आफरीन बानो का नाम जोड़ने से शक पूरी तरह यकीन में बदल गया। इसके पहले कि पुलिस टीम इलियास सैयद को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करती, वह और आफरीन दोनों फरार हो गए। यह जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने उन दोनों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने उन दोनों को सीएसटी रेलवे स्टेशन पर उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह शहर छोड़कर गांव जाने की तैयारी में थे। थाने में जब उनसे पूछताछ की गई तो दोनों ने अपने आप को तहसीन और आलिया हत्याकांड से अनभिन्न बताया, मगर थोड़ी ही देर में वह टूट गए और अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। पुलिस तफ्तीश और उन दोनों के बयानों के आधार पर डबल मर्डर की जो कहानी उभर कर सामने आई, उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से थी। 34 वर्षीय इलियास सैयद मूल रूप से जनपद झांसी का रहने वाला था। लगभग 20 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में उसने मुंबई का रुख किया था। गांव में जो थोड़ी बहुत काश्तकारी थी उसे उसके माता पिता के साथ उसके भाई संभालते थे। परिवार बड़ा होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। मुंबई उपनगर धारावी माहिम में उसके गांव के कुछ लोग रहते थे जो रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते थे। इलियास भी उन्हीं के साथ काम पर लग गया। धीरे धीरे जब वह रेडीमेड कपड़ों के काम में माहिर हो गया तो उसने पहले किराए पर एक दुकान ली। उसके बाद वह स्वयं ही की एक दुकान लेकर उसे चलाने लगा। दुकान चली तो उसके परिवार की आर्थिक गाड़ी भी पटरी पर लौटने लगी। इसके बाद घर वालों ने उसकी शादी अपने ही पुराने रिश्तेदार की बेटी तहसीन से कर दी। तहसीन सैयद देखने में जितनी सुंदर शौक चंचल थी, उतनी ही वह हसीन भी थी। उसने शादी करके वह खुश था। उसने पत्नी को अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए कुछ दिनों अपने गांव में छोड़ दिया, लेकिन मुंबई में अकेले रहने पर इलियास का मन नहीं लग रहा था। लिहाजा वह पत्नी तहसीन को अपने साथ मुंबई ले आया। मुंबई में वह माहिम धारावी के जस्मीन मिल रोड पर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। बाद में जब झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण की मुफ्त घर देने की स्कीम आई तो उसे भी एक फ्लैट मिल गया। वह फ्लैट उसे वहीं पर बनाए गए डायमंड अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल पर मिला था। वह अपने परिवार के साथ आवंटित फ्लैट नंबर 10 में रहने लगा। समय अपनी गति से चल रहा था। इलियास अपनी दुकान में व्यस्त रहता था और तहसीन अपने घर के कामों में मग्न रहती थी। समय के साथ साथ इलियास 2 बेटियों का बाप बन गया। उसकी बड़ी बेटी साइना 7 साल की थी और पास ही के स्कूल में 3री कक्षा में पढ़ती थी, जबकि छोटी बेटी आलिया 3 साल की थी। इलियास की घर गृहस्थी ठीक चल रही थी। उसकी शादी हुए 10 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक कहावत है कि इंसान का वक्त कब और कैसे बदलेगा कोई नहीं जानता। जो परिवार उस इमारत के अच्छे लोगों में गिना जाता था, वही परिवार पिछले 6 महीनों से आस पड़ोस वालों के लिए सिरदर्द बन गया था। इसका कारण था 22 वर्षीय आफरीन बानो थी, जो इलियास सैयद की ज़िंदगी में अचानक ही आ गई थी। इलियास सैयद से उम्र में 10 साल छोटी आफरीन बानो की निगाहों में वह कशिश थी जिसने इलियास सैयद को अपनी पहली झलक में ही दीवाना बना लिया था। हुस्न और यौवन में आफरीन उसकी पत्नी तहसीन से कई गुना ज़्यादा
आकर्षक थी। आफरीन बानो अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ उसी इमारत में रहती थी और माटुंगा में खालसा कॉलेज के पास स्थित एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स गर्ल की नौकरी करती थी। इलियास की आफरीन से उस समय मुलाकात हुई जिस समय वह अपने परिवार के साथ ईद के कपड़े लेने के लिए उसकी दुकान पर गई थी। आफरीन को देखकर इलियास के चेहरे पर चमक आ गई थी। वैसे तो एक ही इमारत में रहने के कारण इलियास ने आफरीन को कई बार देखा था, लेकिन गौर से देखने का मौका उसे उस दिन मिला था क्योंकि उस दिन वह कपड़े खरीदने अपने घर वालों के साथ आई थी। इसलिए उसे उससे साथ बात करने का मौका तो मिला, लेकिन वह उससे खुलकर बात नहीं कर सका। उस दिन आफरीन और इलियास में काफ़ी बातें हुई थी। आफरीन ने अपने परिवार वालों के काफ़ी कपड़े उसकी दुकान से खरीदे। आफरीन ने नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए इलियास ने उसे पैसों में भी काफ़ी छूट दी थी, जिससे आफरीन काफ़ी प्रभावित हुई थी। जब तक आफरीन इलियास सैयद की दुकान में रही, तब तक वह इलियास की आंखों की केंद्र बिंदी बनी रही। कई बार इलियास और आफरीन बानो की नज़रें कुछ इस प्रकार टकराई थी कि दोनों के चेहरे सुर्ख हो गए थे। आफरीन एक सेल्स गर्ल थी, इसीलिए अपने अनुभव से वह इलियास की नज़रों और बातों से उसकी भावनाओं को समझ गई थी। खरीदारी करने के बाद आफरीन जब उसकी दुकान से बाहर निकली तो इलियास उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आया। आफरीन ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ इलियास को बाय कहा और वहाँ से चली गई, लेकिन आग दोनों तरफ लग रही थी। उस रात दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहे। एक सप्ताह के बाद आफरीन अपने कुछ सूट बदलने के बहाने इलियास की दुकान पर फिर पहुंची। उस दिन दुकान पर सिर्फ आफरीन और इलियास ही थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए उस दिन दोनों में खुलकर बातें हुई और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर बढ़ता ही गया। इसके बाद तो जब भी दोनों को मौका मिलता उसका पूरा लाभ उठाते। पहले तो यह सिलसिला सिर्फ दुकान तक ही सीमित था, लेकिन फिर यह मॉल, पार्क और मल्टीप्लेक्स तक पहुंच गया। इलियास की दुकान अच्छी चलती थी, जिससे उसकी कमाई भी अच्छी होती थी, इसलिए वह आफरीन पर दिल खोलकर खर्च करता था। इतना ही नहीं, वह आफरीन का पूरी तरह ख्याल रखता था। यह हो गई कि जब तक दोनों एक दूसरे को दिन में एक बार देख नहीं लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। इलियास आफरीन से कहता था कि जिस दिन वह उसकी दुकान पर आ जाती है, उसकी दुकान का धंधा दोगुना हो जाता है। इस पर आफरीन हर दिन अपने ऑफिस जाने के पहले एक बार उसकी दुकान पर आने लगी। दोनों कुछ समय तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते और फिर आफरीन चली जाती और इलियास अपने काम में लग जाता था। ऐसे में एक दिन जब आफरीन इलियास की दुकान पर पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उदास चेहरे को देखते हुए इलियास ने पूछा, क्या बात है आफरीन? आज तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आफरीन ने लापरवाही से कहा। देखो, कुछ बात तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। बताओ क्या बात है? इलियास ने जोर देकर कहा। इलियास, मैं यह सोच रही हूँ कि इस तरह कितने दिनों तक चलेगा। हमारे तुम्हारे परिवार को जब हमारे प्यार की बातें पता चलेंगी तो क्या होगा? तुम्हारा तो कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी? वह गंभीर होते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इससे पहले ही तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। इलियास बोला। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अगर मेरे परिवार वालों को यह बात पता चली कि मैं एक निकाहशुदा इंसान से प्यार करती हूँ तो मेरी आफत ही आ जाएगी। इसलिए तुम पहले अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोचो, फिर मेरा हाथ मांगना। आफरीन ने इलियास को समझाया। इसकी चिंता तुम छोड़ो, मैं अपनी बीवी को समझा लूँगा। इलियास सैयद ने आफरीन को भरोसा दिलाया। फिर एक दिन इलियास ने इस बारे में अपनी पत्नी तहसीन से बात की। कोई भी औरत भले ही कैसी भी हो, वह यह नहीं चाहेगी कि उसका मर्द किसी दूसरी औरत से प्यार करे। वह अपने प्यार को बांटने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होगी।
तहसीन को जब पता चला कि उसके शौहर का इसी बिल्डिंग में रहने वाली आफरीन से चक्कर चल रहा है तो उसके पैरों तले से ज़मीन जैसे खिसक गई। उसने यह बात कभी सपनों में भी नहीं सोची थी कि उसका पति ऐसा करेगा। यानी तहसीन ने सौतन को स्वीकारने से मना कर दिया और वह इसका विरोध करने लगी। यह बात जब इलियास के परिवार और उसके नाते रिश्तेदारों को मालूम पड़ी तो उन्होंने भी इलियास को आड़े हाथों लिया। उसे समझाया बुझाया, लेकिन इलियास आफरीन बानो के प्यार में कुछ इस तरह पागल था कि वह अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चियों को भी भूल गया था। उसका व्यवहार अपने परिवार के प्रति बदल चुका था, जिसकी वजह से घर का माहौल बिगड़ गया था। पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। ऐसे माहौल में बच्चे भी डरे सहमे रहते थे। 31 जनवरी 2019 को करीब 10 बजे दोनों पति पत्नी में आफरीन को लेकर जब बात चल तो उसका अंत भयानक हुआ। उस दिन इलियास अपने आपे से बाहर हो गया था। इलियास किचन में काम कर रही तहसीन के पास गया। उस समय बड़ी बेटी साइना स्कूल गई हुई थी। छोटी बेटी आयला सो रही थी। गुस्से में सुलग रहे इलियास ने किचन में रखा चाकू उठाया। इससे पहले कि तहसीन कुछ समझ पाती, उसने तहसीन का गला रेत दिया एक चीख के साथ। तहसीन किचन में फर्श पर गिर गई। तहसीन की चीख सुनकर 3 साल की बेटी आलिया जागी तो वह माँ की तरफ भागी। इलियास ने उस मासूम को भी इस डर से नहीं छोड़ा कि कहीं वह पुलिस की गवाह न बन जाए। यानी उसने बेटी की भी हत्या कर दी। अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद वह बाथरूम में गया। खून सने कपड़े उसने वहां उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए। फिर अपनी स्कूटी उठाई और सीधे माटुंगा में आफरीन के पास गया। वह उस समय अपनी ड्यूटी पर थी। इलियास ने आफरीन को पत्नी तहसीन और बेटी आलिया की हत्या करने की जानकारी दे दी, जिसे सुनकर आफरीन के होश उड़ गए थे। कुछ देर बैठकर दोनों ने शवों को ठिकाने लगाने के बारे में विचार विमर्श किया। दिन में उनके लिए शवों को बाहर ले जाना मुमकिन नहीं था। आखिर में उन्होंने दोनों शवों को आत्महत्या का रूप देने की योजना बनाई। फिर योजना के अनुसार वे उसे अंजाम देने के लिए चल दिए। इलियास डायमंड अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर रुक गया। उसने आफरीन को अपने घर भेज दिया। वहां जाकर आफरीन को क्या करना था यह पहले से ही तय हो गया था। आफरीन इमारत की सीढ़ियों से चढ़कर सीधे इलियास के फ्लैट के अंदर गई। उसने बच्ची आलिया की लाश उठाकर तहसीन के पास डाल दी। फिर किचन में रखा 5 लीटर मूंगफली का तेल दोनों शवों पर डाल दिया। इसके बाद आफरीन ने तहसीन का मोबाइल फ़ोन उठाकर उसे इलियास सैयद के मोबाइल पर एक मार्मिक मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, आपको मुझसे प्यार नहीं है, इसलिए मैं आपको आज़ाद कर रही हूँ। मैं अपनी बच्ची के साथ आत्महत्या करके इस दुनिया से जा रही हूँ। आप जैसे भी रहें, खुश रहें, खुदा हाफिज़, आई लव यू। यह मैसेज भेजने के बाद आफरीन ने मोबाइल फ़ोन तहसीन और आलिया के शवों के पास फेंककर उनके शवों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वह वहां से निकलकर सीधे टैक्सी पकड़कर माटुंगा अपने ऑफिस चली गई, जबकि इलियास सैयद डायमंड अपार्टमेंट के आसपास ही रहा। जब आग का धुआं फ्लैट से निकलने लगा तो इलियास अपने फ्लैट में गया और रोने का ड्रामा करने लगा। हत्या और आत्महत्या की यह साजिश दोनों ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ रची थी, लेकिन पुलिस जांच के सामने उनकी साजिश धरी रह गई। दोनों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ के बाद पुलिस ने इलियास सैयद और आफरीन बानो के खिलाफ भांदवी की धारा 302-201 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें भायखला जेल भेज दिया। दोनों जेल की सलाखों के पीछे थे। आगे की जांच इंस्पेक्टर मंदार लाड और उनके सहायक कर रहे थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।